ओके, सो कमिंग ऑन द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंप्लायंस. ठीक है. सो कंप्लायंस का एक्चुअल में मतलब क्या है? कंप्लायंस का देखो सीधा सा मतलब होता है एक्सपैंड करना. ठीक है. अब डेफिनेशन में देखो क्या है, डिस्टेंसिबिलिटी और स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स इट्स कॉल्ड कंप्लायंस. कोई भी सब्सटेंस कितना जल्दी एक्सपैंड करता है, कितना इजीली एक्सपैंड करता है, वो क्या होता है? कंप्लायंस. ठीक है. तो वही क्या है, स्ट्रेचेबिलिटी या फिर डिस्टेंसिबिलिटी. ठीक है. और देखो क्या क्या आएगा. एक होता है कंप्लायंस. ठीक है. कंप्लायंस क्या चाहता है? लंग्स, इट वांट्स द लंग टू एक्सपैंड. ये चाहता है लंग एक्सपैंड कितना जल्दी हो रहा, कितना इजीली हो रहा. ठीक है. इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता? इलास्टिसिटी वांट्स लंग टू रिकॉइल, मतलब कोलैप्स करना. ठीक है. सरफेस टेंशन क्या चाहता है? सरफेस टेंशन भी चाहता है लंग टू कोलैप्स. ठीक है. तो इकलौता कंप्लायंस का मतलब क्या है? कंप्लायंस का मतलब है इजीली एक्सपैंड होना. और इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन क्या है? लंग्स को कोलैप्स करा रहा. ठीक है. इसीलिए जो कंप्लायंस है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन. ठीक है. ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट. डेफिनेशन क्या है कंप्लायंस का? सो कंप्लायंस इज डिफाइंड एज चेंज इन लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. ये डेल्टा वी क्या है? चेंज इन लंग्स वॉल्यूम. और डेल्टा पी क्या है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. अच्छा, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर है, माइनस प्लूरल प्रेशर. ठीक है. और प्लूरल प्रेशर क्या होता है? ट्रांसपल्मोनरी. ठीक है. प्लूरल प्रेशर क्या होता है? सो प्लूरल प्रेशर जो होता है दैट इज प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन थीन स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा. पता है लंग्स के आसपास जो कवरिंग होता है वो क्या होता है? प्लूरा. पैराइटल और विसरल प्लूरा होता है. ठीक है. ये अब अगर लंग्स है, ये क्या है? ये जस्ट वाला पैराइटल प्लूरा, और ये क्या? विसरल प्लूरा. दोनों के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड. तो इस जो प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर है वही क्या होता है? प्लूरल प्रेशर. तो देखो डिस्टेंसिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी को क्या बोले? कंप्लायंस. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इलास्टिसिटी के, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डेफिनेशन देख लिया. डेल्टा पी क्या है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. क्या होता है? डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर. प्लूरल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन थिन स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा. ठीक है. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया कंप्लायंस का. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कोई भी अगर एक्सपैंड होने वाला चीज है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लायंस. यानी एनी डिस्टेंसिबल ऑर्गन इज कंप्लायंट. कुछ भी अगर डिस्टेंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैडर, ब्लैडर एक्सपैंड हो सकता है तो ये कंप्लायंट है. स्टमक एक्सपैंड हो सकता है, बिल्कुल, तो ये कंप्लायंट है. ठीक है. तो कंप्लायंट होने का मतलब क्लियर हो गया. और इलास्टिसिटी का क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. देखो किसी भी चीज को एक्सपैंड करना, कंप्लायंस. बट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इज एबिलिटी टू रिकॉइल. इलास्टिसिटी इज एबिलिटी टू रिकॉइल या रीगेन इट्स इनिशियल पोजीशन. मान लो एक रबर को खींचे, रबर क्या हुआ? एक्सपैंड. ये क्या है? कंप्लायंस है. बट रबर अपने वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ रहा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी. रबर अपने पोजीशन पे वापस आएगा, इसको बोलते हैं एबिलिटी टू रिकॉइल, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. ठीक है. दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कंप्लायंस और इलास्टिसिटी. ठीक है. अच्छा, तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर है. कंप्लायंस दो हेडिंग्स में पढ़ा जाता है. ठीक है. एक होता है टोटल रेस्पिरेटरी कंप्लायंस या फिर कंप्लायंस ऑफ लंग्स प्लस चेस्ट वॉल. ठीक है. और एक है कंप्लायंस ऑफ लंग्स ओनली, यानी पल्मोनरी कंप्लायंस. मेन क्या है? हमें बस ये पढ़ना है. ठीक है.
तो 2 हेडिंग्स में कंप्लायंस स्टडी किया जाता है। अच्छा, अब कंप्लायंस के साथ ना ये 2 कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों कर्व देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कर्व को समझना। और जब भी कंप्लायंस के बारे में लिखना है तो ये सब ग्राफ बनाना है, राइट। देखो, एक्स एक्सिस पे इंट्राप्लूरल प्रेशर और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है? इंस्पिरेटरी कंप्लायंस। ये क्या है? एक्सपिरेटरी कंप्लायंस, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है? ये कंप्लायंस कर्व है, ठीक है। मतलब एक्सपीरेशन के समय लंग्स की टेंडेंसी कितनी है एक्सपैंड करने की, इंस्पिरेशन के समय लंग्स की टेंडेंसी कितनी है एक्सपैंड करने की, ठीक है। ये बात है, कितना इजीली लंग्स एक्सपीरेशन में एक्सपैंड करेगा या इंस्पिरेशन में एक्सपैंड करेगा, ठीक है। ये समझना है इस ग्राफ से। सबसे पहला क्वेश्चन जो ग्राफ से आता है, क्वेश्चन या फिर देखते हैं, बताओ एक्सपीरेशन का कंप्लायंस ज़्यादा है या फिर इंस्पिरेशन का कंप्लायंस ज़्यादा है, ठीक है। देखो कंप्लायंस क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा पी, या कह सकते हैं क्या स्लोप। तो बहुत सिंपल सा बात है, ये एक और ये एक। अब देख के बताओ किसका स्लोप ज़्यादा? ये है θ1 और ये है θ2। एंगल बड़ा तो स्लोप बड़ा, θ2 ग्रेटर देन θ1, तो tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, यानी स्लोप ऑफ एक्सपीरेशन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंस्पिरेशन। देयरफॉर कंप्लायंस ऑफ एक्सपीरेशन इज ग्रेटर देन कंप्लायंस ऑफ इंस्पिरेशन। तो ये एक तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। देखो दूसरा मेथड क्या था? कंप्लायंस क्या था? कंप्लायंस था कितना इजीली लंग्स एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं सेम एक कोई प्रेशर है, ठीक है। मान लेते हैं, चलो ये प्रेशर है, ये देखते हैं, ठीक है। ये कोई सर्टेन एक्स प्रेशर है, ठीक है। एक्स प्रेशर पे एक्सपीरेशन के समय लंग्स का वॉल्यूम इतना है और इंस्पिरेशन के समय लंग्स का वॉल्यूम इतना है। अब क्लियर से देखो, इंस्पिरेशन में लंग्स का वॉल्यूम कितना कम है, एक्सपीरेशन में लंग्स का वॉल्यूम क्या है ज़्यादा। प्रेशर क्या हमने किया? सेम। तो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो कंप्लायंस क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंग्स के वॉल्यूम से? डेफिनेटली। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है एक्सपीरेशन, ये वॉल्यूम किस में ज़्यादा है? एक्सपीरेशन में ज़्यादा है। यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि कंप्लायंस एक्सपीरेशन में क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक्सपीरेशन में वॉल्यूम क्या दिखा? ज़्यादा दिखा इंस्पिरेशन के कंपैरिजन में। देयरफॉर कंप्लायंस एक्सपीरेशन का क्या है? ज़्यादा है। एक और तरीका हो गया। तो कुल मिला के इतना तो क्लियर है ना कि एक्सपीरेटरी कंप्लायंस इज ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी कंप्लायंस, ठीक है। इस कर्व से इतना ही समझना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट कर्व भी समझेंगे आगे, देख पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कर्व अपना क्लियर हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ लंग कंप्लायंस या मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी कंप्लायंस, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं? मेजर ये लैंग्वेज है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। देखो, कंप्लायंस ऑफ लंग अलोन कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंट्राप्लूरल प्रेशर एट डिफरेंट लंग वॉल्यूम। अलग अलग लंग के वॉल्यूम पर प्रेशर को नोट करते जाएंगे, इससे क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा, ठीक है। और इंस्पिरेशन के समय अगर है तो इंस्पिरेटरी कंप्लायंस कर्व, सिमिलरली एक्सपीरेशन के समय है तो एक्सपीरेटरी कंप्लायंस कर्व, ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेटरी और एक्सपीरेटरी कंप्लायंस कर्व डू नॉट कोइंसाइड। देखो, इंस्पिरेशन के समय कंप्लायंस कुछ और है, एक्सपीरेशन के समय कंप्लायंस कुछ और है। कोइंसाइड किए क्या? नहीं किए। तो इसको क्या बोलते हैं? दे फॉर्म अ लूप कॉल्ड एज हिस्ट्रेसिस लूप। देखो ये लूप बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हिस्ट्रेसिस लूप बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। द वॉल्यूम मिडवे बिटवीन द हिस्ट्रेसिस लूप गिव्स द एवरेज कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। तो ये उतना कुछ खास नहीं है। अब देखो, 2 तरह का लंग कंप्लायंस होता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया पहले? देखो, कंप्लायंस का मतलब, डेफिनेशन, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, 2 हेडिंग में पढ़ेंगे। कंबाइंड कंप्लायंस ऑफ लंग्स प्लस थोरैक्स चेस्ट वॉल, ठीक है। और सिर्फ है पल्मोनरी कंप्लायंस। तो पल्मोनरी कंप्लायंस को मेजर कैसे किया? स्टेप बाय स्टेप, लंग वॉल्यूम, अलग अलग लंग वॉल्यूम पे इंट्राप्लूरल प्रेशर नोट करते गए,
ठीक है, इंस्पिरेटरी कर्व मिला, एक्सपिरेटरी कर्व मिला, और दोनों कॉन्साइड नहीं किया तो हिस्टेरेसिस लूप हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का वॉल्यूम एवरेज कंप्लायंस दे दिया। ठीक है, स्टैटिक वर्सेस स्पेसिफिक लंग कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस क्या होता है? देखो, स्टैटिक कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि कंप्लायंस जो है वो सिर्फ उसके साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो फंक्शनल लंग टिश्यूज है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंप्लायंस क्या है? स्पेसिफिक कंप्लायंस जो है वो एब्सोल्यूट डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, कैसे? इट इज एक्सप्रेस्ड पर लीटर ऑफ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, राइट? इट इज द कंप्लायंस ऑफ लंग एट रिलैक्सेशन वॉल्यूम, जब द पॉइंट एट द एंड ऑफ टाइडल एक्सपिरेशन। तो स्पेसिफिक कंप्लायंस से एब्सोल्यूट डिस्टेंसिबिलिटी पता चलेगा, स्टैटिक से एब्सोल्यूट पता नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। स्टैटिक किसके टर्म्स में? साइज पे। स्पेसिफिक किस में? एक्सप्रेस पर लीटर ऑफ एफआरसी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। ठीक है, ये सब तो लैंग्वेज वाला चीज़ था। इंपॉर्टेंट चीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंग कंप्लायंस। ठीक है, देखो, दो फैक्टर्स पे लंग कंप्लायंस जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो कवर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस कंप्लायंस, ये हो गया। दो दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग टिश्यूज। देखो, लंग टिश्यूज के पास क्या है? इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो इलास्टिक और कोलाजन फाइबर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, दूसरा सरफेस टेंशन भी क्या कर रहा था? वो भी अपोज कर रहा था। विद इन सरफेस टेंशन विद इन द एल्विलाई, ये 2/3 ऑफ द टोटल इलास्टिक फोर्स है। देखो, ये अगर एल्विलाई है, ठीक है, एक्सपैंड कर दिया तो इसमें रिकॉइल फोर्सेस कहाँ से आएंगे? लंग्स में रिकॉइल फोर्सेस कहाँ से आएंगे? या तो इलास्टिक एंड कोलाजन फाइबर से आएंगे, या तो सरफेस टेंशन से आएंगे। ठीक है, लंग्स के केस में इलास्टिक और कोलाजन फाइबर से सिर्फ 1/3 रिकॉइल फोर्स ही आता है। सरफेस टेंशन से मेजर रिकॉइल फोर्स आता है, कितना? 2/3 ऑफ टोटल इलास्टिक फोर्स। देखो, इलास्टिक फोर्स कॉज्ड बाय सरफेस टेंशन विद इन द एल्विलाई अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ टोटल इलास्टिक फोर्सेज इन द लंग्स। ठीक है, तो ये मेजर था। अच्छा, समझते हैं इस चीज को कैसे। तो एल्विलर सरफेस टेंशन प्ले मेजर रोल इन जनरेटिंग इलास्टेंस फोर्सेज इन द लंग्स, ये हम लोग देख लिया। एंड हेंस इट इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग लंग इम्प्लायंस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसको स्टडी करने के लिए ना दो ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, ये ग्राफ समझते हैं पहले। देखो, दो ग्राफ है यहाँ पे। एक है सलाइन फील्ड, दो लंग्स है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक लंग्स लिया। ठीक है, हमने एक लंग लिया, उसमें क्या भरा? एक में सलाइन है और एक में एयर फील्ड लंग्स है। ठीक है, एयर फील्ड है, एक है सलाइन फील्ड। ठीक है, पहले ये बताओ सरफेस टेंशन कहाँ लगता है? सरफेस टेंशन हमेशा इंटरफेस पे लगता है, एयर फ्लूइड इंटरफेस पे। मतलब ये फ्लूइड है और यहाँ पे क्या है? एयर है, तो सरफेस टेंशन इस सरफेस पे लगेगा। ठीक है, हमेशा एयर फ्लूइड इंटरफेस होना चाहिए। अब हमने क्या किया? हमने सलाइन फिल कर दिया, तो लंग्स में अब क्या भरा है? सिर्फ सलाइन भरा है। तो क्या एयर फ्लूइड इंटरफेस बना? एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं बना, इट इज एब्सेंट, हेंस नो सरफेस टेंशन। कोई भी सरफेस टेंशन सलाइन फिल्ड लंग्स में नहीं है, नो सरफेस टेंशन। ठीक है, अब अगर सरफेस टेंशन ही नहीं है तो कोई मेजर इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस है क्या? नहीं है। क्या बात किया था अभी? 2/3 ऑफ द इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस सरफेस टेंशन से आता है, तो कोई भी मेजर इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस नहीं है। ठीक है, नो सरफेस टेंशन। इसलिए देखो, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन का जो कर्व है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं है ज़्यादा डिफरेंस, राइट। एयर फील्ड लंग्स में देखते हैं, तो एयर फील्ड लंग्स में क्या है? एयर फ्लूइड इंटरफेस है, जिसकी वजह से वो सेम इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो सेलाइन फील्ड और एयर फील्ड में ये बात था, राइट। अच्छा, दूसरा ये भी देखो, सेलाइन फील्ड में कंप्लायंस क्या है? ग्रेटर। स्लोप देख लो। एयर फील्ड में कंप्लायंस क्या है? लेस। क्यों सेलाइन फील्ड में कंप्लायंस ज़्यादा है? ये देखते हैं। कंप्लायंस इन
सलाइन फिल्ड लंग्स इज ग्रेटर देन एयर फिल्ड। क्यों जाता है? क्योंकि सलाइन फील्ड में सरफेस टेंशन क्या है? कम है, सरफेस टेंशन है ही नहीं। और सरफेस टेंशन अगर है ही नहीं तो क्या इजीली एक्सपैंड करेगा? बिल्कुल, कोई सेंटर की तरफ फोर्स ही नहीं लग रहा, कोई अंदर खींच ही नहीं रहा, ठीक है, तो इजीली एक्सपैंड करेगा। और इजीली एक्सपैंड करेगा मतलब क्या? कंप्लायंस ज़्यादा। तो इसलिए कंप्लायंस ऑफ सलाइन क्या होगा? कंप्लायंस ऑफ एयर फिल्ड लंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है? कंप्लायंस ऑफ सलाइन फिल्ड लंग्स जो होगा इज ग्रेटर देन एयर फिल्ड लंग, ठीक है। सलाइन फील्ड में क्या हुआ? नो सरफेस टेंशन, सलाइन फील्ड में नो सरफेस टेंशन, ठीक है, ये चीज़ है। और सरफेस टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई एयर फ्लूइड इंटरफेस एब्सेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ रीड कर लेते हैं। देखो, filling the lungs with saline theoretically eliminates the force of surface tension, so only elastic forces of lung produces recoil। और elastic forces of lung यानी इलास्टिन और कोलाजेन, ये दोनों उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है, ये पढ़ा था। अब ये फिगर वगैरह वो सारी बातें हो गई, कंपेयर कर लिया, ठीक है। और ये चीज़ उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये, कि when the lung is filled with air there is interface between alveolar fluid and the air in the alveoli, ठीक है। बट अगर सेलाइन के साथ भर दिया तो कोई एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं है, इसलिए सरफेस टेंशन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। देयरफॉर टिश्यू इलास्टिक फोर्सेज आर ऑपरेटिव इन लंग फिल्ड सेलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात हो गया। अब आते हैं चेंजेस इन द लंग कंप्लायंस, ठीक है। अलग अलग डिजीज में कैसे कैसे लंग कंप्लायंस चेंज करता है वो देखते हैं। हाई कंप्लायंस होने का क्या मतलब है? पेशेंट कैन इजीली गेट इन एयर, ठीक है, पेशेंट अपने लंग्स में इजीली एयर को भर सकता है, तभी तो लंग्स एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और हाई कंप्लायंस का मतलब ये भी है कि अंदर जो एयर भरा है वो अब इजीली निकल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपैंड करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, राइट। ओके, सो अगर एयर इजीली नहीं निकल पाएगा तो इसको क्या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोलेंगे, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोल सकते हैं। आप देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इंक्रीज्ड कंप्लायंस इज प्रोड्यूस्ड बाय पैथोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जो कहाँ होता है? एम्फाइजिमा में। एम्फाइजिमा में एल्विलर वॉल्स क्या होते हैं? एल्विलर सेप्टा क्या होता है? डिस्ट्रॉयड हो जाता है। एल्विलर सेप्टा अगर डिस्ट्रॉयड हो जा रहा है तो जो इलास्टिक रिकॉइल फोर्सेस थे वो कम हो जाते हैं, ठीक है। एल्विलर सेप्टा डिस्ट्रॉयड, इलास्टिक फोर्सेस डिक्रीजेस। और इलास्टिक फोर्सेस डिक्रीज मतलब क्या? कंप्लायंस इंक्रीज हो चुका है, तो ये हो गया इंक्रीज कंप्लायंस। कब होगा? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के केस में, ठीक है। डिक्रीज कंप्लायंस, अब इंक्रीज था ऑब्स्ट्रक्टिव में तो डिक्रीज किस में होगा? रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में होगा, ठीक है। जैसे कौन कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस, सिलिकोसिस, इनमें क्या होगा? डिक्रीज कंप्लायंस का मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है ना, जो एक्सपैंड करने की टेंडेंसी वो क्या हो चुकी है? रिड्यूस हो चुकी है, राइट। फिब्रोसिस ऑफ लंग्स हो गया, फंक्शनल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया, इसके वजह से अब जो लंग एक्सपैंड करने की टेंडेंसी है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। क्यों? फिब्रोसिस हो गया, फंक्शनल लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, तो इन सारे केसेस में लंग सब एक्सपैंड कम करेगा। अब एक्सपैंड ही कम कर रहा तो कंप्लायंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो वही बोला, पेशेंट्स विथ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज मस्ट जनरेट ग्रेटर देन नॉर्मल फोर्सेस टू एक्सपैंड द लंग्स, राइट। सो होप सो पूरा कंप्लायंस जो है वो क्लियर है, राइट। ये है पूरा कंप्लायंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।